हाय एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है पीएम ई बस सेवा। तो सबसे पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि ये न्यूज़ में क्यों था। कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव किया था 16 अगस्त को, ठीक है। और उसके बाद ये 2 बार 3 बार पीआईबी में आ चुका है न्यूज़ में, एंड बाकी न्यूज़पेपर ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा कवर किया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप नाबार्ड के एग्ज़ाम डेट को देखो, ठीक है, 16 अक्टूबर, तो आप ये मान के चलो कि विद इन 3 मंथ्स के जितने भी पीआईबी आर्टिकल्स हैं रेलेवेंट, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया होगा तो अराउंड 75 क्वेश्चंस, ठीक है, 65 to 75 इतने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस वो आपके 3 मंथ से होते हैं, ठीक है। इस बार हमने आरबीआई में देख भी लिया है वो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि रिसेंट मंथ से पूछे जाते हैं। एंड उसमें भी अगर हम मंथ वाइज जाएँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा सितंबर। तो सितंबर के आर्टिकल्स को या फिर जितने भी स्कीम्स न्यूज़ में थे, आप उसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि वहाँ से पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये 16 अगस्त को था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पास्ट 3 मंथ्स का वो बहुत अच्छे से करना है कवर। इसके आगे का भी करना आप, जैसे अगर हम जुलाई की बात करें, ठीक है, या फिर जून की बात करें, तो आप इनको भी कवर करते हो तो आपके मार्क्स थोड़े और बढ़ जाएंगे। एंड इस टाइप के एग्ज़ाम में एक एक नंबर वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये स्कीम वो विद इन 3 मंथ्स की है, तो आपको ये कवर करना है। लकीली इसमें भी डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है। जो हमने लास्ट स्कीम देखा था तो वो भी ऐसा था कि उसमें गिनती के 4-5 ऐसे फैक्ट्स थे जो कि आपको याद रखने थे। इसमें भी कुछ वैसा ही है। तो एक बार हम देख लेते हैं पहले आर्टिकल है क्या। तो कैबिनेट अप्रूव्स पीएम ई बस सेवा फॉर ऑगमेंटिंग सिटी बस ऑपरेशंस, प्रायोरिटी टू सिटीज़ हैविंग नो ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी स्कीम को हम समझेंगे, उसके बाद फिर वापस से यहाँ पे आएंगे, सो दैट हम एक बार देख लें कि यहाँ पे क्या क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि अभी अभी अप्रूव हुआ है तो लॉन्च ईयर इसका क्या होगा, 2023, ओके। अगर हम बात करें इसके नोडल मिनिस्ट्री की, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ, ठीक है। सारे फंड्स यहाँ से मोबिलाइज होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच है, वो ये है, नोडल मिनिस्ट्री मैंने बता तो दिया आपको कि वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बट द थिंग इज़ कि ग्राउंड लेवल पे महुआ इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। इनका काम है बस कि फंड ऐसे प्रोवाइड करें, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करने का या फिर ऑपरेट करने का काम जो है वो होगा स्टेट का, या फिर जिस सिटी में ये बस सर्विसेज ऑपरेट की जा रही हैं तो वहाँ के सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्राउंड लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई काम नहीं है। ये स्कीम आई क्यों, तो ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं टू बूस्ट ई मोबिलिटी। क्योंकि अब तक जो फोकस रहा है, जैसे हमने फेम स्कीम किया है पहले, तो फेम स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि जो 2 व्हीलर्स या फिर 4 व्हीलर्स सेगमेंट है वहाँ पे ई व्हीकल्स को प्रमोट करना एंड इसके यूसेज को लोगों में ऐसे इनकरेज करना। धीरे धीरे अगर हमें मान लो कि नेट जीरो अचीव करना है, जिस पे हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, एंड आपने पिछले कुछ मंथ्स के संपूर्ण इशूज़ में इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स देख रखे होंगे। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है कि हमें नेट जीरो अचीव करना है बाई 2070, ठीक है। ये बहुत मुश्किल काम है वैसे, गवर्नमेंट ने बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा है, बट इसको अचीव करने के लिए आपको हर फ्रंट से एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो वो चाहे जैसे मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, तो जैसे कोल बेस्ड जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते थे, उसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है एनटीपीसी। बट अगर आपने जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स फॉलो किया है पिछले कुछ महीनों का, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि एनटीपीसी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एनर्जी के फील्ड में एक्टिव है। जैसे इंडिया का जो सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट था वो भी एनटीपीसी ने बनाया, जबकि एनटीपीसी का फुल फॉर्म ही है नेशनल थर्मल पावर, ठीक है। यानी वो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। तो मतलब ये कि हर फ्रंट पे, वो चाहे जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज थे, एक्टिविटीज़ थी, हमने उसमें चेंजेस लाने शुरू कर दिए हैं। तो ये तो हो गया, ये बात हो गई पावर जनरेशन की। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि पीएम कुसुम है, जिसमें फार्मर्स को प्रमोट किया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है रादर कि आप
जो डीजल या फिर केरोसिन बेस्ड मोटर पंप यूज़ कर रहे थे, उसके जगह पे आप सोलर पावर बेस्ड मोटर पंप्स यूज़ करो। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी आप सेव करोगे, जैसे जितना भी पानी रिक्वायर्ड है उतना अगर आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी आपने बचा रखी है, आप उसको सेल करके फिर एडिशनल इनकम कमा सकते हो। उसके बाद पीएम उज्ज्वला है, ये भी हमने कवर कर रखा है अभी। तो ऐसे कई सारे स्कीम्स हैं जो कि एक एक करके इन सब के थ्रू वैल्यू एडिशन आता है, वरना कोई ऐसी सिंगल स्कीम नहीं हो सकती जिससे कि नेट जीरो अचीव हो जाए। अब उसके बाद मिशन लाइफ है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे टू अचीव द नेट जीरो स्टेटस। ठीक है, उसी में ये एक स्कीम है फेम के साथ। अब इसका भी पर्पस वही है कि हमने 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स की बात कर ली, अब थोड़े जो बड़े व्हीकल्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं सिटीज़ में, अब उन पे थोड़ा सा टारगेट किया जाए। तो उसी के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई है जिसमें ई बसेस को प्रमोट किया जाएगा। एंड वैसे सिटीज़ जहाँ पे पहले बहुत रॉबस्ट ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे इसको प्रायोरिटी पे, इसीलिए जैसे फर्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा था कि इस स्कीम में प्रायोरिटी उस सिटी को दी जाएगी जहाँ पे बस सर्विसेज बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो ये स्टेट को डिसाइड करना है बेसिकली कि वो कैसे कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं, क्योंकि इसकी कोई यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन नहीं है। तो जिस सिटी में बस की सर्विस बेकार होगी या फिर होगी ही नहीं बिल्कुल, तो वहाँ पे इसको प्रोवाइड किया जाएगा सबसे पहले, एंड उसके बाद बाकी के सिटीज़ का नंबर आएगा। नाउ ये सिटीज़ को इंक्लूड करने का क्राइटेरिया क्या है, हम या फिर कोई भी स्टेट ऐसे कैसे बोल सकती है कि मुझे इसी सिटीज़ में या इन्हीं सिटीज़ में मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसका जो क्राइटेरिया रखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो ये है, मैं इधर लिख देता हूँ कि जो हमारा 2011 का SECC का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हर वो सिटी जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा है उसको इसमें कवर किया जाएगा। यानी कोई भी सिटी जिसकी 3 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको इसमें कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी कंडीशंस हैं। तो कंडीशन ये है कि जितने भी यूटी हैं वो सबको भी कवर किया जाएगा। एंड कैपिटल सिटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अदर हिली स्टेट्स। तो इसके साथ साथ आप इसमें ऐड कर लेना कि यूटीज़, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट या फिर हिल स्टेट्स के सारे सिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, बस उसकी कैपिटल सिटीज़। तो यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में लिख लेना, कैपिटल सिटीज़। ओके, आई थिंक राइटिंग विजिबल होगी, बहुत बेकार है, मैं कोशिश करता हूँ ठीक से लिखने का, बट ये बेस्ट है मेरा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। ओके, तो सबसे पहले वैसे सिटीज़ जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा है, उसके बाद सारे यूटीज़ और नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स के कैपिटल सिटीज़, ये इसमें कवर्ड होंगे। तो ये तो हो गई क्राइटेरिया के बाद। अब हमने देखा नोडल मिनिस्ट्री, मैंने आपको बता दिया क्या है, लॉन्च ईयर तो ठीक है, पता ही है। अब इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स पे आने के पहले कुछ बातें मैं थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बता दूं कि ई मोबिलिटी को बूस्ट करना तो इसका ऑब्जेक्टिव है ही, साथ ही साथ आपने नोटिस किया होगा कि शहरों में ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, खासकर इंडियन जो हमारे सिटीज़ हैं, दिल्ली हो, बेंगलुरु तो खैर पूरे दुनिया में वैसे फेमस है ट्रैफिक के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इसलिए भी होती हैं क्योंकि लोगों ने अगर आप ऐसे बात करो पर्सनल व्हीकल्स की, उनके नंबर बहुत हाई हो गए हैं। तो जब ऐसा होगा कि हर किसी के पास अपनी अपनी व्हीकल होगी, या ऑलमोस्ट हर किसी के पास अपनी अपनी व्हीकल होगी, तो ट्रैफिक पे आपको बहुत ज़्यादा कंजेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यूरोपियन सिटीज़ में एक बहुत अच्छा कल्चर है कि लोग अपने व्हीकल्स वो बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। एंड उनको कहीं से कहीं भी जाना हो शहर के अंदर तो उनको आराम से बस मिल जाती है, या फिर बहुत ही कम डिस्टेंस पे मेट्रो सर्विसेज हो, बस सर्विसेज हो, ये उनको मिल जाती है अच्छे से। एंड बिकॉज उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो उनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा कंजेशन आता भी नहीं है। इंडिया में ये एक इशू रहा है, और जितने भी हमारे सिटीज़ हैं उन सब में ये इशू बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये वाली स्कीम इसमें भी थोड़ा हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि बस की सर्विसेज अगर बहुत अच्छी हो जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी व्हीकल को यूज़ करना फिर छोड़ देंगे।
ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी इसका पर्पस है, तो आप ब्रॉडली इसको देखना कि क्या क्या हो सकता है इसमें। ओके, अब इसके आते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। जो कंपोनेंट ए है या फिर सेगमेंट ए है, वो बात करता है कि इसमें ऑगमेंट करना है बस के सर्विसेज को। अब ये ऑगमेंट करने की मीनिंग क्या है बेसिकली, मान लो कि कोई ऐसी सिटी जिसमें ऑलरेडी बस सर्विसेज हैं पहले से, ठीक है, वो चल रही हैं। वहाँ पे क्या है, पूरे इंडिया में लाइक क्राइटेरिया जो भी है इसका, यहाँ पे आपने देख लिया, तो इन टोटल 10,000 ई बसेज रोल आउट किए जाने हैं। तो आप यहाँ पे इसको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10,000 ई बसेज वो रोल आउट किए जाने हैं। अब इससे होगा क्या कि हर सिटी में जो कि एलिजिबल है इस स्कीम के अंडर, तो ये सारे बसेस अगर वहाँ पे ऐड हो जाएं तो उससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एक तो ये हो गया। इसी सेगमेंट में दूसरा जो पार्ट है इसका, वो है कि जो बस डिपो होते हैं, या फिर आप ऐसे बोलो कि टर्मिनल है। अगर आपने ई बसेस रोल आउट कर दी तो कोई ऐसी जगह चाहिए, डिपो वैसी जगह होती है जहाँ पे बसेस वहाँ पे स्टैंड बाई मोड में रखी जाती हैं, राइट, एंड वहीं पे वो पूरा चार्ज होके निकलती है वहाँ से। तो आपको इसके साथ एसोसिएटेड अलग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सो दैट टर्मिनल से बाहर निकलने के पहले, ठीक है, या फिर डिपो से बाहर निकलने के पहले ही बस पूरा चार्ज रहे। अब बस पूरा चार्ज रहे तो वहाँ पे पावर का सोर्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं कि सब प्लांट, या फिर किसी भी वे में हो सकता है वो, तो कुछ ऐसा प्लांट भी सेटअप किया जाए डिपो के पास ही, सो दैट डिपो के अंडर जितने भी बसेज हैं या फिर जितने भी बसेज उस डिपो से कनेक्टेड है, उनके लिए चार्जिंग की प्रॉब्लम ऐसे ना हो। एक तो ये हो गया, ये है सेगमेंट 1। सेगमेंट बी है इसका, वो बात करता है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी की। अब ये ग्रीन अर्बन मोबिलिटी कैसे अलग है पहले वाले कंपोनेंट से। तो पहले वाले कंपोनेंट में मैंने आपको बोला कि ये एक तो सबसे पहले कि न्यू ई बसेस ऐड किए जाएंगे, दिए जाएंगे हर शहर को जो कि एलिजिबल है इसके अंडर। तो ये बस डिपो पे फोकस करता है और बसेस पे फोकस करता है। लेकिन जो इसका सेकेंड कंपोनेंट है वो बात करता है पूरे शहर की। तो पूरे शहर में फिर आपको फर्दर चार्जिंग स्टेशंस बनाने होंगे, क्योंकि डिपो का चार्जिंग पॉइंट उसका जो चार्जिंग सोर्स है या फिर जो वहाँ पे प्लांट होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा। हो सकता है कि उसके फर्दर भी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़े। तो इसका सेगमेंट बी वो किस पे फोकस करता है, सिटी वाइड चार्जिंग स्टेशंस। उसके बाद ये इस पे भी फोकस करेगा कि जो हमारा NCMC है, दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, तो NCMC इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम वो पूरे शहर में अपनाया जाए। अब इससे होगा क्या, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप बस में ऐसे चढ़ते हो तो बस जब रुकती है एंड उसके पहले हो सकता है कि कोई अपना पेमेंट कर रहा होगा टिकट का, तो ये सब चीज़ों में हैसल बहुत ज़्यादा होता है, खासकर तब जब बस बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो, बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो। उस बीच में पे करना वो थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है। तो अगर ये कार्ड यूज़ करेंगे लोग तो फिर क्या है कि बस में कोई मशीन लगी होगी एंड मेट्रो की तरह होता है जैसे कि आपने कार्ड वहाँ पे ऐसे टच कराया और आपकी पेमेंट हो जाती है। तो इससे प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। तो पूरे शहर में NCMC इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि बस को ऑपरेट करने के लिए, पूरे शहर में बस ऑपरेट करे अच्छे से, इसके लिए जो जो एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो सारा यहाँ से वो सारा सेगमेंट बी में आएगा। और सेगमेंट ए में फोकस रखा गया सिर्फ न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ ई बसेस, और उसके बाद बस डिपो पे ध्यान देना है बस। सेगमेंट बी जो है वो पूरे शहर की बात करेगा, तो इसको आप ऐसे याद रखना। फिर अगर आप ओवरऑल पूरे स्कीम को देखो तो इसमें होता क्या है कि इसका टोटल आउटले, एक बार मैं आउटले आपको बता देता हूँ फिर उसके बाद बात करेंगे हम। तो इसका आउटले है टोटल, वो है ₹576, आई थिंक 6 के आगे कुछ 43 था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पहले। ओके 613 है, तो 57,613 करोड़ ये है इसका टोटल आउटले।
बट ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा पैसा देती है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं उसमें कुछ पोर्शन, ठीक है, उसमें कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी का एक्सपेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बेयर करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है वो है सिर्फ 20,000 करोड़। तो ये आपको याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर इसमें 20,000 करोड़ है। तो अब हम आते हैं वापस इस पे कि अब मैंने आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव बता दिया, लेकिन बात होती है कि ऑपरेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिस वे में ये स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड लेवल पे। तो इसमें बात यह है कि स्टेट्स को ये बसेस खरीदने होंगे एंड ये पूरी स्कीम रन करेगी पीपीपी मोड पे। पीपीपी मतलब गवर्नमेंट का भी उसमें रहेगा पार्टिसिपेशन और प्राइवेट प्लेयर्स भी रहेंगे। तो कंपोनेंट बी में जो मैंने आपको बताया कि बस को ऑपरेट करने के लिए या उसको रन करने के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ज़रूरी होते हैं वो सबको डेवलप करने का काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होंगे। अब अगर प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको फिर पेमेंट भी जानी होगी। तो ये पेमेंट करने का काम है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, और बस को ग्राउंड लेवल पे रन करने का काम है वो भी स्टेट या फिर उस सिटी का। तो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो इसको पूरा ऑपरेट करेगी ग्राउंड लेवल पे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी कोई बॉडी बना के कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के फिर अपने हर सिटीज़ में जहाँ जहाँ ये एप्लीकेबल होगी वहाँ पे इसको ऑपरेट करेगी। अब आप यहाँ पे ध्यान ये देना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है 20,000 करोड़ का, वो इसलिए है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं एंड जो उसको पेमेंट जानी है, या फिर मान लो स्टेट गवर्नमेंट्स को बसेस खरीदनी होंगी, तो इसमें से जो टोटल खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट अपना पे करेगी एंड जो फिनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है 20,000 करोड़, ये एक इंसेंटिव की तरह है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो खर्चा मेन स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसे उनको इंसेंटिव के फॉर्म में देगी। तो अगर इम्प्लीमेंट करने की बात हो ग्राउंड लेवल पे तो वो है स्टेट का या फिर उस पर्टिकुलर सिटी का। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बस ये है कि वो इंसेंटिव इसमें प्रोवाइड कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो सारा का सारा इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे के सारे फैक्ट्स, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा। ये याद रखना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है, क्योंकि सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अकेले नहीं कर रही। तो ये सब कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं। सिटीज़ के नंबर आप याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो सेगमेंट ए के अंडर टोटल सिटीज़ कवर्ड हैं दे आर 169, टोटल 169 सिटीज़, और जो सेगमेंट बी में है वो हैं 181 सिटीज़, ठीक है। और ये याद रखना थोड़ा इसलिए भी आसान हो सकता है अगर आप ऐसे सोच के देखो कि बहुत सारे छोटे छोटे शहर ऐसे हैं जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ठीक है। तो उसके लिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा शहर को इंक्लूड किया गया है सेगमेंट बी में। लेकिन सेगमेंट ए में 169 सिटीज़ हैं और सेगमेंट बी में 181 है। तो ये भी आप याद रखना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा क्योंकि कुछ अवेलेबल है नहीं। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कि इस आर्टिकल के जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाई है यहाँ पे, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम का और हो सकता है। तो मैं आपको हमेशा बताया करता हूँ वैसे कि जिस भी मिनिस्ट्री के थ्रू ये पब्लिश हुआ है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री होती है, लेकिन इस केस में वो चीज़ नहीं है। ये आप याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। प्रायोरिटी दी जाएगी उन सिटीज़ को जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस नहीं है, इसीलिए सेगमेंट बी में 181 सिटीज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ ई बसेस होंगे 10,000, ये भी आपको याद रखना है। जो टोटल कॉस्ट है स्कीम का वो है 57,613 करोड़, ये भी आपको याद रखना है। आउट ऑफ दिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है वो है 20,000, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसको, ओके। एक्सपेक्टेड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओवर 45,000, ठीक है। तो ये डेटा वैसे बहुत कम चांस है कि पूछेगा, फिर भी आप इसको देख लेना, ओके। नीचे वही सब बातें हुई हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 10 साल के लिए इस स्कीम को फंड करेगी।
हाँ, ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है 20,000, तो ये दे रही है कीपिंग इन माइंड कि हर सिटीज़ की जो कि एलिजिबल हैं, तो उनके क्या नीड्स हैं एंड उनके नीड्स को मीट करने के लिए कितना असिस्टेंस, फिनेंशियल असिस्टेंस ज़रूरी है। ठीक है, तो वो है 10 साल। तो 10 साल के हिसाब से इसमें फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो सारे के सारे फैक्ट्स हो गए कवर्ड। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे आज के। इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकेंड है, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डायरेक्टली हैंडल द बस ऑपरेशंस फॉर 10 ईयर्स। थर्ड है, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स विल बी रोल्ड आउट फॉर 181 सिटीज़। तो ये तीनों में क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता देना हमें। जिसका भी आंसर सही होगा तो मैं वहाँ पे बता दूंगा कि सही है आपका। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।